पॉइंट नंबर 6 कहते हैं कि इन स्कीम ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेटिंग कंपनी के सभी एसेट्स अमालगमेटेड को ट्रांसफर कर दिए गए, इसको कैपिटल गेन्स नहीं लगाएंगे। पॉइंट नंबर 7 पढ़ लें पहले प्लीज। कहते हैं कि जी इन स्कीम ऑफ अमालगमेशन के अंदर कैपिटल गेन्स नहीं लगाएंगे। हमने कहा सर अमालगमेशन के 2 पॉइंट्स क्यों नजर आ रहे हैं? प्लीज थोड़ा डेप्थ में जाके इसको समझना बहुत जरूरी है कि अमालगमेशन के 2 पॉइंट क्यों नजर आ रहे हैं। Everyone on the board please। इस कंपनी के पास 500 करोड़ के एसेट्स थे, इस कंपनी के पास 1000 करोड़ के एसेट्स थे। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को कहा कि आप हमारे अंदर मर्ज हो जाओ, ठीक है, टेक ओवर नहीं, मर्ज हो जाओ। तो हमने कहा कि जी ठीक है, हमने स्कीम ऑफ अमालगमेशन लाई, स्वैप रेशियो बनाई 2:1, ठीक है। ए लिमिटेड के हर 2 शेयर के पीछे बी लिमिटेड का 1 शेयर उनको दिया जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? पहला पॉइंट क्या कहता है कि ए लिमिटेड की बैलेंस शीट चेक करो, तो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी फिक्स एसेट्स आ रहे हैं वो सारे कैपिटल एसेट्स हैं। जो करंट एसेट्स हैं या स्टॉक इन ट्रेड हैं वो सारे कैपिटल एसेट नहीं है, बट जो फिक्स एसेट्स आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कैपिटल एसेट है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या थी? एनी एसेट होल्ड बाय द असेसी। ये बात समझ में आई? तो लेट अस से इनकी फैक्ट्री थी, गोडाउन थे, और वो सब हमने अब ट्रांसफर कर दिए बी लिमिटेड। तो हमने कहा कि सर ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 200 करोड़ का गोडाउन था, ठीक है, फैक्ट्री थी, ऑफिस था, इन सब आज से पहले इनके ऑनर कौन थे? ए लिमिटेड। रजिस्ट्री किसके नाम पे थी? ए लिमिटेड। और अब रजिस्ट्री किसके नाम पे हो गई? बी लिमिटेड, बाय द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। ये बात क्लियर होती है? हमने कहा कि सर इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज अमालगमेशन के अंदर 47 कहता है कि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर है? अब पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है कैपिटल एसेट थे मिस्टर ए के पास, क्या थे जी? शेयर्स थे। शेयर्स किसके थे? ए लिमिटेड के। वो शेयर्स चले गए, जिसके बदले में मिस्टर ए को बी लिमिटेड के शेयर्स दे दिए गए। इसको भी ऊपर क्या ट्रांसफर हो रहा था? ए लिमिटेड से बी लिमिटेड को सारे कैपिटल एसेट जा रहे थे। अब जो पॉइंट नंबर 7 में आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर क्या हो रहा है? ए के पास जो शेयर्स थे किसके? ए लिमिटेड के, वो चले गए और उसके बदले में उसे बी लिमिटेड के शेयर दिए गए हैं। तो हमने कहा कि सर इन दैट केस एज वेल इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इसको भी इस साल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कल ये बी लिमिटेड के शेयर जब बेचेंगे तब बात करेंगे। आज तो क्या हुआ? अमालगमेशन की स्कीम की वजह से ए लिमिटेड के शेयर चले गए और बी लिमिटेड के शेयर्स आ गए, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दोनों ट्रांजैक्शन समझ में आती है आपको? पहले ए लिमिटेड की बैलेंस शीट के एसेट्स बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में मर्ज हो रहे थे, एसेट साइड की बात हो रही थी, तो हमने कहा कि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब जब आई लायबिलिटी साइड पे बात, तो हमने कहा लायबिलिटी साइड पे क्या थे? शेयर कैपिटल थी। तो ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल खत्म हो गई, उसकी जगह बी लिमिटेड ने अपने शेयर्स अलॉट कर दिए। तो हमने कहा कि सर इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? प्लीज अब एक बात ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि सर मिस्टर ए को, जो कि शेयर होल्डर थे ए लिमिटेड के, उनको शेयर्स के बदले शेयर्स ही मिले, ठीक है। अगर आपने इनको दे दिया कैश, अगर आपने इनको दे दिए डिबेंचर्स, अगर आपने इनको दे दिए बॉन्ड्स, तो फिर ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर मान ली जाएगी। क्योंकि 47 ने एक बात बोली कि जी देखिए शेयर होल्डर चेंज नहीं होने चाहिए। अब ये दोनों ए और बी मिलकर बी लिमिटेड चलाएंगे, क्योंकि इनकी कंपनीज भी मर्ज हो गई, शेयर होल्डर्स भी मर्ज होने चाहिए। ए को आपने शेयर होल्डर बनाया ही नहीं, आपने उसको शेयर होल्डर बनाया नहीं, उसको आपने बोला कि सर आप हमसे 500 करोड़ लो और चलते बनो, कंपनी आपकी हमारी हुई, 500 करोड़ लो, आपको शेयर होल्डर बनाने में हमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने कहा कि सर हेंस इन दैट केस 47 नहीं लगेगा। हमने कहा सर आप डिबेंचर होल्डर बन जाओ, कहते कि नहीं। हमने कहा कि सर आप क्या करो, आप 500 करोड़ कैश लो, एक शेयर भी ले लो, शेयर होल्डर भी बन जाओ। तो हमने कहा कि नहीं,
जितनी भी इसको कंसिडरेशन पे करनी थी वो पूरी शेयर्स में होनी चाहिए। अगर आप बोलते हो 250 करोड़ कैश ले लो और 250 करोड़ के शेयर्स ले लो, तो हमने कहा कि सर 47 नहीं लगेगा, 47 कहेगा कि जी ये ट्रांसफर है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर हुई? यहां पे एक और एडिशनल कंडीशन है कि जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको बी लिमिटेड सिर्फ शेयर्स ही ऑफर करे, शेयर्स के अलावा कुछ और ऑफर ना करे। पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 तो एक बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है, जिसमें अब एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। कहता है एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है ये ध्यान से पढ़ने की चीज है। कहता है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट किसकी बैलेंस शीट में थे? अमालगमेटिंग कंपनी के। वो किसको चले गए? अमालगमेटेड कंपनी को, बशर्ते रिसीविंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। क्लियर? तो ये तो हुई ए लिमिटेड ने जो बी लिमिटेड को अपने सारे एसेट्स दे दिए, उसमें से कुछ कैपिटल एसेट्स भी थे, वो कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब हम आ रहे हैं जी पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। कहता है एनी ट्रांसफर बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मेरी एग्जांपल में कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। कहता है उन्होंने ट्रांसफर किया। मैंने कहा क्या ट्रांसफर किया? कहता है कैपिटल एसेट। मैंने कहा कौन सा कैपिटल एसेट? कहता है शेयर। मेरे पास शेयर या शेयर्स थे किसके अंदर? हेल्ड बाय हिम इन द अमालगमेटिंग कंपनी। मिस्टर ए के पास ए लिमिटेड के अंदर कुछ शेयर्स थे। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ द ट्रांसफर इज मेड फॉर द कंसीडरेशन। आपने ये शेयर दे दिए अपने 500 करोड़ के, बदले में क्या मिला? कहता है कि ये बदले में मुझे शेयर्स ही मिले। किसके? बी लिमिटेड के। बी लिमिटेड के। ये एक्सेप्शन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था। बी लिमिटेड के पास अगर पहले से ए लिमिटेड के कुछ शेयर थे तो उन शेयर्स को कैंसिल किया जाता है। ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं। लेटर से ए लिमिटेड के पास, मिस्टर ए के पास ए लिमिटेड के 70% शेयर थे और ए लिमिटेड में ही 30% शेयर पहले से ही बी लिमिटेड ने खरीद रखे थे। तो अब बी लिमिटेड को जो कंसिडरेशन है उसे 70% के लिए पे करनी है। ये 30% जो इनके पास खुद के पास शेयर है, ये खुद को कंसिडरेशन नहीं पे करेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन में क्या है? बी लिमिटेड के शेयर है। अब बी लिमिटेड खुद को ही बी लिमिटेड के शेयर थोड़ी ना दे सकती है। मैंने आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया, कंपनी कैन नॉट होल्ड इट्स ओन शेयर्स, ठीक है। तो अगर उसके पास ए लिमिटेड के शेयर थे और स्कीम में हमने क्या कहा कि ए लिमिटेड के सभी शेयर होल्डर्स को 2 के बदले 1 शेयर दिया जाएगा, तो आप बाहर वालों को तो दो, बट जो ए लिमिटेड के शेयर आपके पास हैं, आप अपने को वो 2:1 में खुद के शेयर अलॉट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी ऑब्वियस है, और अगर आप ये क्रॉस भी कर देंगे तब भी आपका ये पूरा पॉइंट बिल्कुल वैलिड रहेगा। एक्सेप्ट इन केस बी लिमिटेड खुद ही शेयर होल्डर थी अमालगमेटिंग कंपनी में, तो वो अपने को शेयर होल्ड नहीं, शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, बाहर वालों को शेयर्स अलॉट आपको करने पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आपने अभी जो एग्जांपल दिया था 250 और 250 वाला, तो जो 50% मैंने कैश दिया है तो सिर्फ उस पे टैक्स लगेगा या पूरी ट्रांजैक्शन? पूरी ट्रांजैक्शन, शेयर्स की फॉर्म में भी था पूरी ट्रांजैक्शन। 500 करोड़ पे कैपिटल गेन निकाला जाएगा। ए लिमिटेड से मिस्टर ए से पूछेंगे कि आपने शेयर खरीदे कितने के थे? सारे। वो कहेगा मैंने 300 करोड़ के खरीदे थे आज से 6 साल पहले। आज कितने मिल गए? वो कहता है टोटल 500 करोड़ मिला है, 250 करोड़ कैश में और 250 करोड़ शेयर्स में, तो आपको 200 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, फुल अमाउंट पे, सिर्फ उतने पे टैक्स लगाएंगे ऐसा नहीं है। प्लस ये कंडीशन तो हमारी कॉन्टिन्यूड है जी, ये ऊपर भी आई थी 6 में भी 7 में भी है कि अमालगमेटेड कंपनीज टू बी द इंडियन कंपनी, क्योंकि एसेट्स किसको मिलते हैं? अमालगमेटेड कंपनी को। रिसीविंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। क्लियर है? ये जजमेंट है जी गुजरात हाई कोर्ट की, ये पढ़ देता हूं, आपको ऑलरेडी मैंने समझा दी है। कहता है इफ बिसाइड्स द शेयर, शेयर्स तो मिले ही मिले, उसके अलावा कहता है शेयर होल्डर को कुछ और भी दिया जी आपने। कहता है क्या दिया? कहता है बॉन्ड्स दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए इन द कंसिडरेशन ऑफ दिस ट्रांसफर। कहता है फिर ये एग्जाम नहीं है। कॉम्पोजिट कंसिडरेशन, देखिए क्या जजमेंट है इस केस की, CIT वर्सेस गौतम साराभाई ट्रस्ट। कहता है कॉम्पोजिट कंसिडरेशन इज नॉट कवर्ड इन द 47। हमने तो क्या बोला था? शेयर्स के बदले सिर्फ शेयर्स। अगर आपने शेयर्स के साथ बॉन्ड्स दे दिए, प्रॉपर्टी दे दी, कैश दे दिया, कुछ भी और दे दिया शेयर्स के साथ, फिर बात नहीं होगी। शेयर्स के बदले सिर्फ शेयर्स ही हो। क्लियर? सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आई बिलीव आपको भी ये बात ठीक ही लगेगी। फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले में अगर कैश मिल जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेशियो आई 3:1 की, और मेरे पास शेयर्स कितने थे? 4 लाख,
ठीक है, तो आपने 4 लाख से डिवाइड करके मुझे 1,33,333 शेयर्स दे दिए, लेकिन इसमें कितने हुए 3,99,999, एक शेयर तो रह गया अभी भी, ठीक है, उसका 1/3 की जगह आपने मेरे को कैश दे दिया 67 रुपीज, ठीक है। अगर आप मेरे को पार्शली फ्रैक्शनल शेयर्स जो बच जाते हैं उसके बदले में कैश पे कर देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आप ये मत बोल देना सर कॉम्पोजिट कंसिडरेशन, ये तो मजबूरी थी, ठीक है, तो ये शेयर्स ही हैं जी, शेयर के बदले शेयर्स ही मिले हैं। अगर फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले में अगर आपको थोड़ा सा कैश दे दिया जाता है 50, 60, 100, 200 रुपए का, तो उसको आप कॉम्पोजिट कंसिडरेशन नहीं कहेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। चलेंगे आगे, आइए जी, ऊपर 2 पॉइंट हम स्किप करके आए थे। डीमर्जर हुआ जी, तो वो कहता है कि जी डीमर्जर के अंदर भी 2 केसेस आएंगे। अब ये डीमर्जर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था कि जी मैं समझाऊंगा, तो ये अब आप मेरे से सुन लीजिए कैसे होगा। लेटेस्ट एक कंपनी है जी हमारी मारुति कंपनी, और हम कार्स बनाते हैं, और कार्स के साथ साथ हमने कहा कि जी हमारे टायर्स भी बहुत बिकते हैं, ठीक है जी, हमारी तो खुद ही गाड़ियां इतनी बिकती हैं, हम बाहर से टायर बनवाते हैं, हम टायर भी खुद ही बना लेते हैं, ठीक है, और हमने टायर भी खुद ही बनाने शुरू कर दिए जी, ठीक है, 10 साल से हम टायर खुद ही बना रहे हैं, और हमारे टायर की मार्केट में रिपोर्ट बहुत बढ़िया, ठीक है, और जो लोग दोबारा से टायर डलवाने आते हैं वो भी हमारी कंपनी का ही टायर लेना चाहते हैं, तो हमारा टायर प्लांट भी बड़ा सक्सेसफुल गया जी, गाड़ियां तो बहुत बढ़िया चल ही रही हैं और टायर प्लांट भी बहुत सक्सेसफुल हमारा चल रहा है, ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। फिर एक बार बीओडी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि सर ये जो टायर डिवीजन है ये इतना बड़ा हो गया है कि इसके लिए अब एक अलग से कंपनी बना देनी चाहिए, ठीक है, इसको संभालना और साथ में ऑटो डिवीजन को भी संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, एक ही बोर्ड क्या क्या संभाले, हम गाड़ियां संभालेंगे, टायर डिवीजन संभाले, टायर की भी सेल बहुत मल्टीफोल्ड हो गई है, तो हमने क्या किया, मारुति टायर, हमने पहले एक कंपनी थी मारुति लिमिटेड, उसके 2 टुकड़े कर दिए, मारुति लिमिटेड आज भी एग्जिस्ट करेगी, और उसको हमने क्या किया, ऑटो डिवीजन दे दिया, और एक और कंपनी खोल दीजिए मारुति टायर लिमिटेड, और उसको ये टायर डिवीजन दे दिया, टायर यहां पर आ गया, ऑटो मोबाइल, ठीक है, तो गाड़ियां हम यहां पर बना रहे हैं, टायर हम यहां पर बना रहे हैं, 2 कंपनीज करते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये डीमर्जर है, ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर पार्शियल डीमर्जर के टोटल डीमर्जर, ये पार्शियल डीमर्जर है, पार्शियल डीमर्जर में डिमर्ज कंपनी एग्जिस्ट करती है, अगर 2 कंपनियां बन जाएं और ओरिजिनल कंपनी पेरेंट कंपनी एग्जिस्ट ही ना करे, वो खत्म ही हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं टोटल डीमर्जर, ठीक है। लेटर से ये भी नई कंपनी खोल दी मारुति ऑटो लिमिटेड, और एक बना दी मारुति टायर लिमिटेड। इन दैट केस बजाज में ऐसा हुआ जी, ठीक है, बजाज के अंदर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हुआ, बजाज फाइनेंशियल्स अलग हुआ, ठीक है। आजकल आप मोबाइल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो सारे आपको बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस से इसकी इंस्टॉलमेंट्स आप करवा लीजिए, ठीक है, और लिटरली ऐसा ही हुआ जी, बजाज के अंदर जो फादर थे जी उनके 2 सन थे, दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और उन्होंने कहा कि जी हमारा काम अलग अलग कर दीजिए, तो उन्होंने डीमर्जर करके 2 कंपनीज बना दी, ठीक है, और जो फादर थे वो भी बड़े स्मार्ट थे जी, कुछ 1000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने लिए भी रख लिया, ठीक है, और बाकी जो था वो 2 भाइयों के अंदर बांट दिया, और 2 नई कंपनी आती, दैट वाज अ टोटल डीमर्जर। अब बजाज की जो कंपनी पेरेंट कंपनी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी जगह 2 आ गई जी, दोनों को नाम दे दिया, एक को बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स और एक को बजाज फाइनेंस, ये बात क्लियर है। सो टोटल और पार्शियल भी आपको समझ में आता है, यहां तक अब आपको क्लियर हुआ जी। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले बात करते हैं जी बैलेंस शीट की, जैसे अमालगमेटिंग कंपनी में, तो हमने कहा कि सर जो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास 1000 करोड़ के एसेट्स है, जिसमें से 600 करोड़ के आपने रख लिए और 400 करोड़ आपने किसको दे दिए, टायर वालों को, ठीक है, टोटल थे कितने आपके पास, पहले 600 प्लस टोटल आपकी बैलेंस शीट थी 1000 करोड़ की, जिसमें से टायर डिवीजन आपने अलग कर दिया और 600 करोड़ के एसेट्स खुद रख लिए, ये बात क्लियर है। तो ये जो 1000 करोड़ में से 400 करोड़ के एसेट्स गए, उसमें कुछ कैपिटल एसेट्स भी होंगे, कुछ फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग होगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है, सो उन सब के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सेक्शन 47 कहता है कि डीमर्जर के अंदर जो कैपिटल एसेट्स डिमर्ज्ड कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किए हैं, उनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47, बशर्ते रिजल्टिंग कंपनीज टू बी एन इंडियन कंपनी। कोई प्रॉब्लम। फिर हमने कहा कि सर अब शेयर होल्डर्स को बुलाओ, क्योंकि हर एक चीज के 2 पहलू हैं, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। अब आपने एसेट साइड को एग्जम्प्ट करवा लिया 47 के अंदर, अब शेयर होल्डर से पूछो कि जी शेयर होल्डर का क्या होगा,
ठीक है, मैं कोआ का पॉइंट सेक्शन 49 का पॉइंट अभी आपको बता रहा हूं जिससे ये पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। लेट अस से मिस्टर ए के पास मारुति लिमिटेड के शेयर थे, कितने थे, डजंट चेंज अ थिंग, चाहे 1 शेयर थे चाहे 1 करोड़ शेयर थे, दैट डजंट चेंज अ थिंग। हमने पूछा कि ये शेयर आपके पास कितने का था, आपने कितने का खरीदा, वो कहता है कि सर मैंने 1000 रुपए का खरीदा था, ठीक है। सो इन दैट केस हमने कहा कि जे आज की डेट में आपके पास 2 शेयर्स हो गए, ठीक है। पहले आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा था मारुति लिमिटेड का, 10 साल से आपने वो शेयर होल्ड किया, आज उसके बदले में आपको 2 शेयर मिल गए, मारुति लिमिटेड का भी और आपके डीमैट में एक और शेयर आ गया जी, बाय डिफॉल्ट आपने एक पैसा नहीं दिया, मारुति टायर का भी, ठीक है। अब वो कहता है कि सर दोनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ। मारुति टायर का शेयर मेरे हिसाब से कितने का है, 0 का है, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ भी रुपया नहीं पे किया, और मारुति लिमिटेड का शेयर कितने का है, 1000 का है, क्योंकि ये जो मैंने खरीदा था आज से 10 साल पहले, तो कितने का खरीदा था, 1000 रुपए का। तो हमने कहा कि सर नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये कितने का होगा, ये होगा जी 400 रुपए का और ये होगा 1000 रुपए का, माइनस 400, 600 रुपए, ठीक है। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम है, पहले भी 1000 थी अभी भी 1000 है, बट वो 1000 2 में बट गई, एक ही 600 और एक ही 400। हमने कहा सर ये आपने कैसे निकाला 600 और 400, किस बेसिस के ऊपर आपने इसे प्रोपोर्शनेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट्स। कितने एसेट्स ले गए थे, 40%, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी कितना दे दिया जाएगा आपको, 40%। और कितने एसेट्स इस पेरेंट कंपनी ने रिटेन कर लिए, तो हमने कहा सर 1000 में से 60% एसेट्स इनके पास हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी 60% इसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। क्लियर हुआ आपको। और दोनों का पोआ पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन 46 के हिसाब से इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 10 साल माना जाएगा और इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 10 साल माना जाएगा, क्योंकि ये टायर डिवीजन 10 साल से चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसे 0 कर देते, अगर आप इसे 0 और इसको 1000 कर देते, तो इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 साल का देने की कोई सेंस ही नहीं थी, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 साल पुरानी 0 ही लेनी थी, फिर तो इंडेक्सेशन या कोई भी बेनिफिट मेरे को मिलना ही नहीं था, अगर आपने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 रखनी थी। फिर 0 वाला शेयर मुझे आज मिला या 10 साल पहले मिला, उसकी तो कॉस्ट 0 है, जितना भी पैसा मिलेगा सारा आप टैक्सेबल कर दोगे, फिर उसमें पोहा 10 साल पीछे बनाने की कोई सेंस नहीं थी। तो ऑब्वियसली इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 0 नहीं होगी। बट ये बात भी आपकी बिल्कुल वैलिड है कि सर लेकिन हमने पे भी तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक ही चीज का बंटवारा हुआ है जी 2 कंपनीज में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बढ़ जाएगी। किस प्रोपोर्शन में, एसेट्स की प्रोपोर्शन में। क्लियर है। अब वो क्या कहता है कि मिस्टर ए को, मिस्टर ए के एक के बदले 2 शेयर हो गए मारुति लिमिटेड के साथ साथ, अब उनको मारुति टायर भी मिल गया। ये जिस दिन मिला, जिस दिन स्प्लिट हुआ, उस दिन ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बट जब ये टायर का शेयर बेच देंगे, मारुति लिमिटेड का शेयर बेच देंगे, उस साल इनसे टैक्स लगेगा। तो अब हम आ रहे हैं जी शेयर होल्डर के ऊपर। पॉइंट नंबर, ये तो मैंने आपको क्या बताया, जो मारुति ने एनी ट्रांसफर इन द डीमर्ज ऑफ अ कैपिटल एसेट, कौन सा कैपिटल एसेट कह रहा है, डिमर्ज कंपनी के कैपिटल एसेट, जो कि मारुति लिमिटेड ने किसको दे दिए, टायर डिवीजन के सारे कैपिटल एसेट्स किसको दे दिए, रिजल्टिंग कंपनी को, मारुति टायर लिमिटेड को। if resulting company is the Indian company. चले आगे 6D, any transfer or the issue of shares. ये ना डिमर्जर की ब्यूटी है जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मारुति लिमिटेड के पास 400 करोड़ के इधर एसेट्स आ गए, ठीक है। अब 400 करोड़ की जो शेयर कैपिटल है, देखिए ये चाहते तो ये 400 करोड़ के शेयर्स मारुति लिमिटेड को भी दे सकते थे, क्योंकि 400 करोड़ के एसेट्स इनके पास कहां से आए, मारुति लिमिटेड से, और ये 400 करोड़ के शेयर्स मारुति लिमिटेड को दे देते, फिर तो ये होली ओन सब्सिडरी ही बन जाते, ठीक है। बट इन्होंने कहा 400 करोड़ के शेयर मारुति लिमिटेड को नहीं देंगे, उसके ऑनर्स को देंगे, मारुति लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। अगर ये 400 करोड़ के शेयर्स मारुति लिमिटेड को ही दे देते, तो मिस्टर ए कहते कि जी मैं तो सिर्फ मारुति का ही मालिक हूं, मारुति टायर की मालिक है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 मैं मारुति टायर का भी मालिक हूं, कितना, जितना मेरे शेयर्स है, ठीक है। बट डीमर्जर में क्या होता है, जो रिजल्टिंग कंपनी होती है उसके एसेट्स तो आते हैं डिमर्ज्ड कंपनी से,
लेकिन वो शेयर्स अलॉट करती है डिमर्ज कंपनी को नहीं, डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? सो वो कहता है कि जी शेयर्स ट्रांसफर या इशू किए गए बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, बट किसको इशू किए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी। डिमर्ज कंपनी को नहीं, डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को। एंड इफ द ट्रांसफर ऑफ द इशू इज मेड फॉर द कंसीडरेशन, तो वो कहता है कि ये जो शेयर अलॉट हुए हैं इनको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। Are we good? पॉइंट नंबर 7AA, ये एक टेक्निकल हेज था जी जिसको सेक्शन 47 ने दूर किया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। इंडियन कंपनीज बहुत बार ना इंडिया के बाहर से भी पैसा लेती हैं। आपने सुना होगा, कोई चैप्टर कहीं पे पढ़ा होगा जी, ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जब हम इंडिया के बाहर से पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, उसमें एक आता है ऑटोमेटिक रूट, एक आता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक जिसमें आपको RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड लिमिट या स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर आप काम करते हैं तो आप पैसा बाहर से ले सकते हैं। बट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा लोन लेना चाहते हैं तो आपको RBI या FEMA से पूछना पड़ता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? एक इंडियन कंपनी थी, इन्होंने क्या इशू कर दिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, नहीं सॉरी, इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए जो कि रुपी डिनोमिनेटेड है, जो कि रुपी डिनोमिनेटेड है। ठीक है, बट किसको इशू किए, इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को। मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं जी। एक इंडियन कंपनी लेते हैं, लेटर से ट्राइडेंट लेते हैं जी। ट्राइडेंट लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इन्होंने कहा कि सर हम बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। कहां पर? वो कहते हैं कि सर यूके के अंदर, यूके में जो लोग हैं उनको हम IPO निकालकर ये बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। हमने कहा यूके के लोग क्यों लेंगे जी हमारे ट्राइडेंट के शेयर्स, सॉरी बॉन्ड्स। ठीक है, हमने कहा क्योंकि यूके के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर वो कितना चल रहा है, 2%, और हम कितना देंगे, 6%। ठीक है, तो वो जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि यूके के लोग अगर यूके के बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उनको कितना ब्याज मिलता है, 2%। ठीक है, और इंडिया के अंदर कितना चलता है, वैसे इंडिया की मार्केट से लोन लेते तो 8% मिलता, लेकिन इन्होंने कहा कि हम यूके वालों को देंगे 6%। हमने कहा सर बस एक लास्ट बात बता दो। ट्राइडेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमने पूछा कि सर ये जो यूके के अंदर आप बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं ये पाउंड्स में होंगे कि रुपीज में होंगे? ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन्होंने कहा सर ये रुपीज में होंगे। हमने कहा क्यों, आप पाउंड में इशू कर दो, ये बेचने आसान होंगे, वहां के लोगों को पाउंड समझ में आता है। तो वो कहता है कि नहीं, पाउंड इज वेरी रिस्की, क्योंकि आज लेटर से जो पाउंड है वो 90 रुपए का है। आज मैंने उनको 100 पाउंड का बॉन्ड दिया, ठीक है, और उनके बदले में उन्होंने मेरे को 100 पाउंड दिए। अब 100 पाउंड को मैंने 90 के हिसाब से कन्वर्ट करवाया तो मेरे को कितने मिल गए, 9000 रुपए। ठीक है, और कल 1 साल के बाद जब इनको 102 पाउंड पे करने थे, 100 पाउंड रिडीम प्रिंसिपल और 2 पाउंड का क्या, सॉरी 6% है ना, 106 पाउंड उनको जब पे करने थे तब पाउंड का रेट हो गया जी लेटर से 110। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी की वजह से मेरे को तो ये बड़ा महंगा सौदा पड़ गया। ठीक है, क्योंकि जब मिले थे तब 9000 मिले और जब वापस करने पड़े तो 106 इंटू 110 के हिसाब से कर लें कैलकुलेट, 106 इंटू 110, तो 11,660 रुपए पे करने पड़े। ठीक है, और मिले थे कितने, 9000, तो ये आ गए जी आपके 2660 डिवाइडेड बाय 9000 परसेंटेज। तो मैंने कहा सर ये तो आपको 30% ब्याज पड़ गया। कहते देखने में तो 6% था, 30% कैसे पड़ गया? मैं कहा सर करेंसी एक्सचेंज की वजह से आप फंस गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं हम पाउंड्स में नहीं जाएंगे, हम तो रुपी में जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो करेंसी फ्लक्चुएशन का नफा या नुकसान है वो दूसरे बंदे को बेयर करना पड़े, हम तो रुपी में ही आपसे पैसा लेंगे और रुपी में ही आपको देंगे। ठीक है, कन्वर्जन हमने नहीं करवानी। ये बात आपको क्लियर है? अब वहां के लोगों ने ये खरीद लिए, ठीक है जी, 100 उनको जितने का भी मिला उन्होंने ये खरीद लिए। ये बात क्लियर है?
अब मिस्टर जॉन है जी, उन्होंने ये खरीदा, कितने का खरीदा? 1000 रुपए का खरीदा, ठीक है। और बाद में ये बैठे अपने फ्रेंड के साथ, उनको बताया कि जी मैंने तो इंडिया की कंपनी के खरीदे और वो 6% का ब्याज दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन तो मेरे को बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट उनको बड़ा लुक्रेटिव लगा। उनके फ्रेंड ने कहा मेरे को बेच दो, तो उसने कहा 1100 का दूंगा। वो कहते कि जी ठीक है, आपको 1100 रुपए दिए, आप मेरे को ये बॉन्ड बेच दो। जैसे ये बॉन्ड बेचे, हमने मिस्टर जॉन को चिट्ठी लिखी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, हमने कहा सर इंडिया में आके टैक्स जमा करो। क्यों? इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया बिकॉज द एसेट इज लोकेटेड इन इंडिया। ये बात क्लियर है? तो मिस्टर जॉन ने कहा कि सर ये एसेट आपका खरीदना ही नहीं मेरे को, ठीक है, मैं अब इंडिया में आके कैसे टैक्स जमा करवाऊं? नॉट पॉसिबल। तो हमने कहा कि सर ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जब मिस्टर जॉन लेटर से मिस्टर मैथ्यूज को देते हैं, ठीक है, सो दैट केस अगर एक एनआरआई दूसरे एक नॉन रेजिडेंट, एनआरआई नहीं, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को अब्रॉड के अंदर इसे खरीद बेच कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी इंडिया के अंदर राइज कर दी तो इतना नॉन लुक्रेटिव हो जाएगा कि वहां के लोग खरीदना ही नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर आप आपस में प्रॉपर अच्छे से खरीद बेच करो, ठीक है, आपको इंडिया में इसके ऊपर टैक्स नहीं देना बिकॉज इंडिया में हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है। ये टेक्निकल हिच था जी इसके अंदर, ठीक है, और जिसको हमने दूर किया। कहता है एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया। ट्रांसफर किसने किसको किया है? एक एनआरआई ने एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को किया। क्या ट्रांसफर किया? कहते हैं सर कैपिटल एसेट। हमने कहा कौन सा कैपिटल एसेट? कहते हैं सर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड था कोई इंडियन कंपनी का, जो कि हमने इंडिया के बाहर इशू कर रखा था। तो वो एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को अगर दिया है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होगा और उसे कैपिटल गेन इंडिया में आके टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है।